हेलो गाइस, वेलकम केयरटेस। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं भोजन परोसने की विधियां। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? भोजन परोसने की विधियां। और इसके पहले हम लोग इस चैप्टर की 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने भोजन पकाने की विधियां पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन परोसने की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। भोजन को पकाने की विधियां तो जान ली, लेकिन पकाने के बाद भोजन को परोसा किन किन विधियों के तरीके से जाता है या किन किन तरीकों से भोजन परोसा जाता है, कहाँ पर किस देश में कौन सी शैली यूज करी जाती है, उसका हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन जो है जानेंगे। तो पहली विधि कौन सी है? भारतीय शैली। दूसरी है पाश्चात्य शैली। तीसरी कौन सी है? बुफे शैली। तो भारतीय शैली को देसी शैली के नाम से भी जाना जाता है, पाश्चात्य शैली को विदेशी शैली के नाम से भी जाना जाता है, और बुफे तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसको बफर के नाम से भी बोला जाता है, वही है बुफे शैली। तो भोजन परोसने की कितनी विधियां हैं? 3, जिसमें से पहली है भारतीय शैली। तो भारतीय शैली क्या है, इसको समझते हैं। भारतीय शैली भोजन करने की सर्वोत्तम शैली है। मतलब सबसे अच्छी भोजन करने की शैली कौन सी है? भारतीय शैली। और वर्तमान में इस विधि की वैज्ञानिकता भी प्रमाणित हो गई है कि ये जो भोजन करने की शैली है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस विधि में भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए भूमि पर आसन बिछाकर भोजन थाली, कटोरी इत्यादि के साथ व्यवस्थित तरीके से परोसा जाता है। तो वो शैली जिसमें भोजन जो है जमीन में भूमि पर आसन लगा करके, बिछा करके और भोजन थाली, कटोरी इत्यादि में परोसा जाता है व्यवस्थित तरीके से, तो वो शैली कौन सी होती है? भारतीय शैली होती है। इसमें साथ में पानी भी रखा जाता है, तो ये भारतीय शैली के अंतर्गत आएगा, जिसमें भूमि पर आसन लगाया जाता है, फिर भोजन थाली में और कटोरी में परोसा जाता है, साथ में क्या रखा जाता है? पानी भी रखा जाता है। तो ये भारतीय शैली है। भारतीय शैली द्वारा भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। तो भारतीय शैली में भोजन को परोसते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहली है तरल पदार्थों अथवा सब्जियों जैसे दाल, खीर आदि को कटोरियों में परोसना चाहिए। जो भी तरल पदार्थ है, दाल हो गया, खीर हो गया, इन सबको किस में रखा जाना चाहिए? कटोरियों में। थाली में शुष्क पदार्थों जैसे कि रोटी, पापड़, पूड़ी, चावल आदि को रखा जाता है। और थाली में कौन से पदार्थों को रखा जाता है? शुष्क पदार्थों को रखा जाता है, जिनमें लिक्विड नहीं होता है, तो उनको थाली में रखा जाता है। अतः ध्यान रखना चाहिए कि थाली में भोज्य पदार्थों को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि वे परस्पर ना मिले। और जब भी भोज्य पदार्थ थाली में रखा जाए तो इस प्रकार से रखा जाए कि 2 भोज्य पदार्थ आपस में ना मिले, बल्कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो। तो इस प्रकार से थाली में रखना चाहिए। विभिन्न प्लेटों में रखे गए पदार्थ जैसे चावल, सलाद आदि थाली से अलग रखे जाने चाहिए। अगर भोजन को आप प्लेटों में रख रही हैं तो वो कहाँ पर रखेंगी? थाली में नहीं रखेंगी, बल्कि थाली से अलग रखेंगे। जैसे चावल एक प्लेट में हो गया, सैलेड एक प्लेट में हो गया, तो इनको थाली में ना रख करके बाहर क्या है, अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा थाली के बाहर। सभी बर्तन साफ सुथरे, चमकदार होने चाहिए तथा इनमें रखे हुए पदार्थ निश्चित स्तर तक ही भरे हों, इधर उधर फैलने नहीं चाहिए। मतलब जो भी भोज्य पदार्थ आप भर बर्तन में रख रहे हैं, वो इतना बर्तन, जैसे ये बर्तन हो गया आपका, मान लीजिए इसमें दाल भरी है, तो ये दाल यहाँ तक, अगर कोई इस दाल को यहाँ तक पूरा भर देगा तो इस बर्तन से क्या होगा? इस बर्तन से जो दाल है वो छलक करके बाहर चली जाएगी। तो निश्चित स्तर तक ही बर्तन में जो भोज्य पदार्थ है वो भरा जाए। और यहाँ पर अगर ये बर्तन ले लिया ये वाला, और ये बर्तन हो गया, तो इसमें दाल इतनी भरी जाए तो क्या वो बाहर गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो निश्चित स्तर तक ही बर्तन में भोज्य पदार्थ को भर करके रखना चाहिए। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी खाद्य सामग्री देनी चाहिए और शिष्टाचार के साथ पूछकर भोजन सामग्री गरम गरम परोसी जानी चाहिए। मतलब जब भी कोई व्यक्ति को भोजन परोसा जाता है तो शुरुआत में क्या है, पहले उसको जब खाना दिया जाता है तो कैसा दिया जाता है? भोजन दिया जाता है तो थोड़ा दिया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है इतना कि वो खा ले, और अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा उसे भूख होगी, तो वो दोबारा क्या होगा, मांग लेगा, या फिर आप शिष्टाचार तरीके से उससे पूछ लेंगे कि आपको और भोजन तो नहीं चाहिए, कोई
जो चीज़ चाहिए वो आप उसको पूछ करके देंगे। तो ये क्या होता है भोजन परोसने का तरीका, कि एक बार में ही बहुत ज़्यादा भोजन भर के किसी को थाली में दे दिया और उसने खाया नहीं बल्कि ख़राब करके रख दिया। तो भोजन को शिष्टाचार तरीके से थोड़ा-थोड़ा पहले दे देना चाहिए। जितने भी प्रकार का व्यंजन बना है थाली में परोस देना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज़्यादा खाने की इच्छा होगी, तो आप उसे शिष्टाचार तरीके से पूछकर उसे और भोज्य सामग्री खाने को दे सकते हैं। थाली में रोटी, पूड़ी, पराठा आदि उचित स्थान पर रखना चाहिए और शेष स्थान पर चावल, सलाद, रायता आदि परोसा जा सकता है। तो थाली जितनी भी बड़ी हो उसमें जो भी चीज़ें रखी जानी चाहिए व्यवस्थित तरीके से रखी जानी चाहिए। और जो सैलेड है, रायता है, ये सब क्या है एक में नहीं मिला के रखना चाहिए, बल्कि इस प्रकार से रखना चाहिए कि एक भोज्य पदार्थ दूसरे में ना मिले। तो ये थी भारतीय शैली में भोजन परोसने को ध्यान रखने योग्य बातें। अब समझते हैं पाश्चात्य शैली क्या है और इसमें किस प्रकार से भोजन को परोसा जाता है। पाश्चात्य शैली को विदेशी अथवा अंग्रेजी शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो पाश्चात्य शैली के दो और नाम है, कौन सी? विदेशी शैली और अंग्रेजी शैली के नाम से भी जाना जाता है इसे। इस शैली में भोजन नीचे न बैठकर कुर्सी और मेज पर किया जाता है। तो देसी शैली जो थी हम लोगों की, जो देसी शैली थी, भारतीय शैली थी, उसमें भोजन कहाँ पर? ज़मीन पर आसन लगा करके नीचे थाली और कटोरी में परोसा जाता था, साथ में पानी भी दिया जाता था। लेकिन जो पाश्चात्य शैली, इसमें भोजन नीचे न बैठकर कुर्सी मेज पर किया जाता है और मेज पर सॉस, अचार, पानी का जग, चम्मच, बाउल, प्लेट इत्यादि को टेबल मैट पर सुसज्जित तरीके से रखा जाता है और टिश्यू पेपर इत्यादि भी रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिस भी व्यवस्थित स्थान पर रखी जाती हैं, तो वहाँ पर जो भोजन करने की शैली होती है वो कौन सी होती है? पाश्चात्य शैली होती है। पाश्चात्य शैली में भोजन कुर्सी और मेज पर बैठकर किया जाता है। मेज पर सॉस, अचार, पानी का जग, चम्मच, बाउल, प्लेट, टेबल मैट, ये सारी चीज़ें मेज पर रख कर के सुसज्जित करी जाती हैं और टिश्यू पेपर भी रखा जाता है। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो पाश्चात्य शैली के अंतर्गत की जाती है। पाश्चात्य शैली के अनुसार भोजन परोसने हेतु साज सज्जा और व्यवस्थापन के मुख्य अंग निम्नवत है। मतलब पाश्चात्य शैली के अंतर्गत अगर भोजन परोसा जा रहा है तो उसमें जो साज सज्जा करनी है उसके मुख्य अंग निम्नवत है। पहला है टेबल। लकड़ी या धातु से निर्मित डाइनिंग टेबल का प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है। यह टेबल परिवार में सदस्य संख्या और कक्ष के आकार आदि के आधार पर छोटी या बड़ी हो सकती है। इसे आकर्षक बनाए रखने और टेबल, सीट इत्यादि बिछाई जाती है। मतलब पाश्चात्य शैली में जिस टेबल का प्रयोग किया जाता है वो परिवार में सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा परिवार में सदस्यों की संख्या होगी, टेबल का आकार उतना ही बड़ा होता है और उसे सुंदर दिखाने के लिए उस पर टेबल सीट भी बिछाई जाती है, जिससे टेबल देखने में और भी सुंदर लगती है। कुर्सी, लकड़ी या धातु से निर्मित कुर्सी जिस पर सीधे बैठकर भोजन किया जा सके। इन कुर्सियों पर गवी और कवर चढ़ाकर रखा जाना चाहिए ताकि ये आकर्षक लगे। और जो कुर्सियां प्रयोग में लाई जाती हैं उन पर कवर चढ़ाकर रखा जाता है ताकि जो देखने में आकर्षक लगे। मेजपोश या मेज पर बिछाने के काम में आता है। भोजन करने की मेजपोश ऐसे होने चाहिए यदि भोजन इत्यादि सामग्री गिर भी जाए तो उसे सरलता से स्वच्छ किया जा सके। ये प्लास्टिक में आते हैं जिन पर विविध प्रकार की क्या लगी होती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इत्यादि बने रहते हैं और ये सरलता से साफ भी हो जाते हैं। तो जो मेजपोश होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। और मेजपोश इस प्रकार के होने चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत भोजन उस पर गिर भी जाए तो उस पर निशान ना पड़े और वो दाग जो है दिखाई ना दे। तो जो मेजपोश होते हैं उनका कलर इस प्रकार का होना चाहिए और साथ ही प्लास्टिक सीट के बने होते हैं, तो आसानी से जो है साफ कर लिए जाते हैं और आसानी से साफ भी हो जाते हैं। अगला है टेबल रनर। अनेकों प्रकार के टेबल रनर बाजार में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा टेबल की सजावट का कार्य किया जाता है। टेबल रनर टेबल के बीच में डालकर साज सज्जा की जा सकती है। जब टेबल बहुत बड़ी होती है, तो मान लीजिए एक टेबल है और ये टेबल है, इसमें 6 लोग भोजन करेंगे, तो एक टेबल जो रनर होता है वो प्लेट के नीचे जो है बिछाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दूर दूर पर टेबल जो रनर होते हैं वो रख दिए जाते हैं। टेबल मैट हो गई, बीच में टेबल मैट हो जाती है, ये रनर्स हो जाते हैं। तो ये टेबल की सजावट के पर्पज़ से भी देखने में अच्छे लगते हैं और भोजन जो है टेबल पर नहीं गिरता है बल्कि इन्हीं पर गिरता है, तो इनको आसानी से साफ कर लिया जाता है।
अगला है टेबल मैट्स। टेबल मैट्स विधि विविध प्रकार के रंगों में बाजार में उपलब्ध है। ये आयताकार आकार में होते हैं। ये कपड़े जूट प्लास्टिक इत्यादि के बने हुए होते हैं। डेमास्क कपड़ा इसके लिए उत्तम होता है। इसे टेबल के किनारे से 1 इंच की दूरी पर रखा जाता है तथा इसे मेज के चारों ओर रखकर जितने लोगों के लिए भोजन निर्मित किया जाना चाहिए उतनी प्लेट्स लगाई जाती हैं। तो टेबल मैट्स का प्रयोग इस प्रकार से जो है टेबल पर किया जाता है। अगला है नैपकिन। नैपकिन कपड़े तथा पेपर से बने होते हैं। पेपर का नैपकिन प्रयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है तो वहीं कपड़े के नैपकिन को धोकर पुनः प्रयुक्त किया जाता है। कपड़े और पेपर से बने हुए नैपकिन को डिज़ाइन में मोड़कर रखने की मेज को सजाया जाता है। नैपकिन को खाने की प्लेट के बाईं ओर या मुख्य प्लेट के ऊपर रखी जाती है। नाश्ते एवं दोपहर के भोजन है तो 12 इंच की नैपकिन एवं रात के भोजन के लिए 18 इंच की नैपकिन उत्तम होती है। तो जो नैपकिन होती है वो कहाँ पर रखी जाती है? प्लेट के बाईं ओर। कहाँ पर रखी जाएगी? बाईं ओर। और सजा करके मोड़ करके रखी जाती है। तो नैपकिन कपड़े की भी हो सकती है और कागज़ की भी हो सकती है जिसका प्रयोग किया जाता है। अगला है डायलीज। डायलीज क्या है? ये आकार में गोल या अंडाकार होते हैं। इन्हें मध्य एवं किनारों पर रखा जाता है। टेबल मैट रनर। डायलीज का चुनाव टेबल परोसने वाले बर्तन के अनुसार करना चाहिए। तो डायबिल कैसे होते हैं? गोल या अंडाकार होते हैं। इन्हें मध्य एवं किनारों पर रखा जाता है। तो इनका जो चुनाव है वो कैसा करना चाहिए? टेबल मैट रनर और डायलीज चुनाव टेबल परोसने वाले बर्तन के अनुसार करना चाहिए। अगला है मेज पर भोजन परोसने के बर्तन। तो मेज पर भोजन को आकर्षक प्रकार से परोसने सजाने से गृहिणी की कुशलता और कलात्मक अभिरुचि का ज्ञान प्राप्त होता है। मेज पर बर्तन सजाते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। अगर मेज पर बर्तनों को सजाकर रखना है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से पहली है मेज के मध्य भाग में परोसी जाने वाली खास सामग्री डोंगे या हॉट केस इत्यादि में सजाकर रखी जाती है जिनमें दाल सब्जी चावल इत्यादि रखे जाते हैं। तो अगर मेज पर भोजन परोस कर रखना है तो मेज के मध्य भाग में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री किस में रखी जाएगी? डोंगों में रखी जाएगी या हॉट केस में रखी जाती है। और इनमें इनका प्रयोग दाल सब्जी चावल इत्यादि रखने के लिए किया जाता है। डोंगों में रखी गई खाद्य सामग्री को परोसने के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार कलछी और चम्मच रखे जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के नैपकिन की व्यवस्था होती है। मेज पर कैंडी अचार सॉस नमक चाट मसाले इत्यादि रखे जाते हैं। मेज पर अतिरिक्त चम्मच हेतु स्टैंड भी रहता है। जिसको चम्मच से खाना खाना होता है वो चम्मच को ले लेता है। मेज पर कांटे और छुरी की व्यवस्था भी रखी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्लेट जो किनारे से 1.5 से 2 इंच हो अंदर की ओर रखी जाती है। छुरी प्लेट के दाईं ओर पकड़ने का रॉड नीचे की ओर होता है। कांटा प्लेट के बाईं ओर रखा जाना चाहिए। तो जो हमेशा कांटा होता है प्लेट में वो किस तरफ रखा जाता है? प्लेट के बाईं ओर रखा जाता है। इस विधि में व्यक्ति अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार स्वयं से भोज्य पदार्थों को लेता है। इसमें भोजन व्यर्थ होने की संभावना इसी कारण से कम होती है। इस विधि में क्या होता है? जो व्यक्ति होता है वो भोज्य पदार्थ अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार स्वयं लेता है जिससे भोजन के व्यर्थ होने की जो संभावना होती है वो कम होती है। और तीसरी शैली कौन सी है? बुफे शैली। कौन सी है? बुफे शैली। तो इस शैली में भोजन किस प्रकार से परोसा जाएगा इसको भी समझते हैं। बुफे शैली का प्रचलन प्रायः घरों में कम होता है। मतलब जो बुफे शैली है उसका प्रयोग घरों में बहुत ही कम किया जाता है, परंतु घर में मेहमानों की अधिकता इत्यादि कारणों से यह शैली भोजन परोसने हेतु प्रयुक्त की जाती है। लेकिन जब घर में किसी प्रकार का कोई जो है फंक्शन होता है या कुछ किसी प्रकार का जो कार्य होता है जिसमें मेहमानों की अधिकता होती है तो वहाँ पर इस शैली का प्रयोग भोजन परोसने हेतु किया जाता है। इस शैली में स्थान श्रम की बचत होती है और भोजन की बर्बादी नहीं होती है। परंतु इस विधि में भारतीय शैली जैसी आत्मीयता और प्रेम नहीं होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं से भोजन परोसता है और खड़े होकर भोजन
करता है। तो ऐसी विधि या ऐसी शैली जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से भोजन परोसते हैं और खड़े होकर के करते हैं, वो कौन सी विधि कहलाती है, वह यह शैली कहलाती है बुफे शैली होती है, जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं अपने हाथ से भोजन परोस करके खड़े होकर के खाते हैं। और इस शैली में आत्मिकता और प्रेम नहीं होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं से भोजन परोसता और खड़े होकर भोजन करता है, जिस कारण से कम समय और स्थान में अधिक व्यक्तियों को भोजन कराया जा सकता है। वर्तमान में यह विधि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी पर्व, शादी विवाह आयोजन इत्यादि में की जाने लगी है, परंतु खान पान की स्वस्थ आदत की दृष्टि से यह विधि उचित नहीं है। मतलब यहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं और अपने हाथ से जो है भोजन निकाल करके खड़े होकर के खाते हैं, तो जो भोजन होता है उसमें अस्वच्छता भी फैलती है। तो ये विधि जो है स्वस्थ आदत की दृष्टि से उचित नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसी हाथ से व्यक्ति निकालता भी है और खाता भी है। कम खाना भोज्य पदार्थ कम होने पर वो पुनः जाएगा अपनी थाली लेकर के और फिर से वही हाथ से निकालेगा और भोजन को खाएगा। इसमें भोजन क्या होता है, भोजन में जो स्वच्छता होती है उसका अभाव हो जाता है। इस विधि में बीच का स्थान प्रायः खाली होता है और किनारों पर भोज्य सामग्री रखी होती है तथा प्रारंभ में प्लेट, चम्मच, अचार, सलाद इत्यादि रखा होता है। जो भोजन लगा हुआ होता है वो किस प्रकार से लगा हुआ होता है, मतलब साइड साइड में क्या होता है, भोजन को ऐसे लगा दिया जाता है और एक रास्ता छोड़ दिया जाता है आने का। यहाँ से व्यक्ति एंटर करता है और यहाँ पर जो भी डोंगे या हॉट केस में भोज्य पदार्थ रखे होते हैं वो एक साइड से स्टार्ट करता है, इधर से लेता लेता जो भी उसे लेना होता है और यहाँ से होते हुए वो बाहर हो जाता है। और बाहर क्या होता है, जो भी जो ओपन एरिया होता है वहाँ पर व्यक्ति खड़े होकर के भोजन खाते हैं। अगर उसे फिर से भोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फिर से एंटर करेगा और वही प्लेट लेकर के इन सभी डोंगे या हॉट केस से जो भी उसे लेना होगा वो लेता है और फिर से जा कर के खड़े होकर के खाता है। तो इसमें क्या होता है, भोजन में जो अस्वच्छता है वो फैलती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये शैली उत्तम नहीं मानी जाती है। और भोज्य पदार्थ जहाँ समाप्त होते हैं वहाँ मिठाई, आइसक्रीम इत्यादि की व्यवस्था होती है। इस विधि में जल की व्यवस्था भी एक किनारे पर होती है। इस शैली में यदि कोई भोज्य सामग्री समाप्त भी हो जाए तो उसकी व्यवस्था किए जाने का दबाव नहीं रहता है। मतलब कोई भोज्य सामग्री अगर समाप्त हो गई है तो उसकी पुनः व्यवस्था किए जाने का किसी भी प्रकार का जो दबाव होता है वो नहीं होता है। तो ये हो गई हम लोगों की बुफे शैली। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? आप समझते हैं भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, किन किन बातों का भोजन परोसते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला है, प्रत्येक प्रकार की खाद्य सामग्री को परोसने के लिए अलग अलग प्रकार के चम्मचों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ज़्यादा भोज्य सामग्री परोसने के लिए बड़े चम्मच का, छोटी भोज्य सामग्री को परोसने के लिए छोटे चम्मच का। तो जो सर्विंग स्पून होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पापड़, अचार, सलाद इत्यादि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन परोसते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह इधर उधर नहीं गिरे। मतलब इधर उधर गिरे नहीं, बल्कि जिस स्थान पर रखना है उसी स्थान पर भोजन को रखा जाए, बल्कि थाली में इधर उधर बिखेरा ना जाए। मीठे पदार्थ और आइसक्रीम अंत में परोसे जाने चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जानी है उतनी थालियों, कटोरियों व चम्मच तथा ग्लास इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब जितनी थाली है उतने ही चम्मच, उतनी ही कटोरी और उतने ही ग्लासों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब अगला है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। कौन सा है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण। खाद्य पदार्थ अनेकों प्रकार के होते हैं जिनका समुचित रख रखाव और संरक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के संरक्षण हेतु पृथक पृथक प्रकार की विधियां होती हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार है। मतलब अगर जो भोज्य पदार्थ हैं उनको संरक्षित करना है, उनको जो है सुरक्षित रूप से रखना है, तो उसकी कई विधियां हैं जिस विधियों का प्रयोग करके भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। और खाद्य संरक्षण की मुख्य विधियां कुछ हैं जिनमें से हम लोग मुख्य विधियों को जानेंगे। शीतलन विधि। शीतलन का मतलब होता है जो फ्रीजिंग मेथड होती है वो, मतलब फ्रीजर में जो है जमा करके भोज्य पदार्थ को रखना। विकिरण विधि, रेडिएशन का प्रयोग करके, तेल, नमक और सिरके का प्रयोग करके। तो इस विधि से अचार, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें जो हैं लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित करके प्रिजर्व करके रखी जा सकती। उबाल करके भी भोज्य पदार्थ, काफ़ी भोज्य पदार्थ, भोज्य सामग्री होती है जिनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। सुखा करके, तो सुखा करके बहुत सारे जो जैसे दालें हो गई, अनाज हो गया,
और चावल, ये सब चीज़ें जो हैं उनको सुखा करके, गेहूँ हो गए, तो लंबे समय तक 1 साल तक भी इनको सुखा करके सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। चाशनी द्वारा, मीठी चाशनी में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको बना करके थोड़े दिनों तक अच्छी प्रकार से रख करके खाया जा सकता है और वो ख़राब भी नहीं होते, साथ ही थोड़े समय तक सुरक्षित भी हो जाते हैं। रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि का प्रयोग भी भोजन को संरक्षण करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने की विधियाँ कौन-कौन सी? ये सभी विधियाँ खाद्य पदार्थों को संरक्षण प्रदान करती हैं। उबाल करके किया जा सकता है, सुखा करके, चाशनी द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, शीतलन द्वारा, विकिरण द्वारा, तेल और नमक और सिरके द्वारा जो है भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जा सकता है। पहला है उबालकर। तो उबालकर किस प्रकार से करेंगे? खाद्य पदार्थों को उबालकर उसे एयर टाइट डिब्बों में बंद करके संरक्षित किया जा सकता है। तो जिस भी भोज्य पदार्थ को उबाला गया है उसको कहाँ रखा जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा? एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें रख कर के भोज्य पदार्थ को सुरक्षित किया जा सकता है। अगला है सुखा करके। खाद्य पदार्थों, फलों, सब्जियों, पापड़, अचार, दालों इत्यादि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए धूप में सुखा करके फफूंदी इत्यादि लगने से बचाया जाता है और संरक्षित किया जाता है। तो सुखा करके किसको हम लोग रख सकते हैं लंबे समय तक? जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गए, पापड़ हो गए, अचार हो गए, दालें हो गई, इन सबको सुखा करके लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षण करके रखा जा सकता है और इनका प्रयोग हम लोग अपने खाने में भोज्य पदार्थों के रूप में कर सकते हैं। अगला है चाशनी। चाशनी द्वारा, चाशनी में फल, आंवले इत्यादि को डाल करके संरक्षित किया जा सकता है। कच्चा आंवला बहुत दिन तक हम लोग नहीं रख सकते हैं, या तो उसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं, या फिर जो है चाशनी में आंवले का मुरब्बा बना करके आंवले को हम लोग लंबे समय तक रख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी नष्ट नहीं होते। तो चाशनी के द्वारा भी भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। और अगला है रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि के द्वारा विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक विधि के द्वारा जो सॉसेस होते हैं आप लोगों के, जो जेली होती है, जैम होते हैं, इसमें क्या होता है, फलों से, जितने फ्रूट से बनी जो चीज़ें होती हैं उसमें जो सोडियम बेंजोएट होता है और ये सारी जो चीज़ें हैं केमिकल होते हैं उनको डाल करके जो जूसेस आते हैं आप लोगों के पैक्ड डिब्बों में आते हैं, उनमें ये जो रासायनिक विधि के द्वारा हो वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके भी भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। अगला है शीतलन द्वारा। शीतलन द्वारा क्या होता है? फ्रीजिंग मेथड। जिन खाद्य पदार्थों का संरक्षण इसी प्रकार से किया जाता है और कोल्ड स्टोरेज के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। शीतलन विधि का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्रोजन जो मटर आता है, फ्रोजन मटर आता है ना, तो वो सीजनल टाइम तो आता है, लेकिन जब हम सीजनल टाइम नहीं होता है तो उसके बाद जब आप मटर लेने जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? फ्रोजन मटर मिलेगा। तो फ्रोजन मटर क्या होता है, उसको जो है कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पर रखा जाता है, तो वहाँ पर जो मटर होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो शीतलन विधि के द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है। और बहुत सारी हरी सब्जियाँ होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो पूरे साल मिलती हैं, तो वहाँ पर उनको भी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और तब उनको जो है मार्केट में लाया जाता है। तो इस विधि के द्वारा भी भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है और बिना मौसम के भी उनको हम लोग प्रयोग में ला करके भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विकिरण द्वारा। इस विधि में, विकिरण विधि के द्वारा फल, मांस, अंडे इत्यादि को संरक्षित किया जाता है। तो विकिरण रेडिएशन मेथड जो होता है इसके द्वारा मांस, अंडे, फल इन सबको जो है संरक्षित करके रखा जा सकता है। और लास्ट है आप लोगों का तेल, नमक और सिरके के द्वारा। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि तेल, नमक और सिरके का प्रयोग कहाँ होता है। इस विधि के द्वारा तेल, नमक और सिरके का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। विभिन्न अचारों को इस विधि के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। तो तेल, नमक और सिरके का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के जो मौसमी फल होते हैं उनका अचार बनाया जा सकता है और उन्हें साल भर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग अपने आहार में प्रयोग कर सकते हैं। भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करके हम लोग उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो है भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने की विधियाँ, इन विधियों का उपयोग करके भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है और बिना मौसम के भी उनको खाया जा सकता है या फिर आहार के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी अब नहीं बचा है जो आप लोगों के लिए
इम्पॉर्टेंट हो, करवाया करवाया ना गया हो। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी गई हैं। अब कल हम लोग इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि थ्योरी पूरी हो चुकी है इस चैप्टर की। कल हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।